एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, उससे संबंधित उदाहरण और समीकरणों को हम लोगों ने देखा था, जाना था। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। आज उनको हम लोग एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जिसमें पहली क्रिया है संयोजन अभिक्रिया। या इसी का एक नाम और होता है योगात्मक अभिक्रिया। तो चाहे संयोजन अभिक्रिया आपसे पूछे और चाहे योगात्मक अभिक्रिया पूछे, दोनों के लिए आप यही मीनिंग बताएंगे जो अभी हम लोग जानेंगे। क्या होता है, तो ये नाम से लिखा हुआ है संयोजन, संयोग करना। इसमें होता ये है कि अभिकारक हम लोग दो या दो से अधिक लेते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, मैंने बताया था कि वे पदार्थ जो क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जिनसे क्रिया कराई जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया में जो अभिकारक होंगे वो दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन जो उत्पाद प्राप्त होंगे वो सिर्फ एक प्राप्त होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा है संयोजन अभिक्रिया। मतलब अभिकारक आप जितने भी ले लो, सारे आपस में मिलके और संयोजित हो जाएंगे और संयोजित होके एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो इसकी डिफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जो तीर के पीछे होते हैं या जो क्रिया में भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद, एकल उत्पाद का मतलब है कितना, सिर्फ एक, सिर्फ एक। तीर के पीछे कितने पदार्थ आएंगे, वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, नॉर्मली आप देखेंगे कि दो ही पदार्थ लेते हैं हम लोग, सामान्य क्रियाएं लेते हैं इनका उदाहरण के रूप में, बट ये दो से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन उत्पाद के रूप में यानी तीर के आगे सिर्फ एक पदार्थ हमको दिखना चाहिए। ऐसी क्रिया को हम लोग संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग चेक करते हैं। इसका पहला उदाहरण हम लेते हैं, या यूं कह सकते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया को तीन तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। कैसे, पहला, यदि हम लोग दो या दो से अधिक तत्वों की योगात्मक अभिक्रिया कराएं, दो या दो से अधिक यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया कराएं, या दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक की योगात्मक अभिक्रिया कराएं, तो इसको तीन भागों में चाहे तो आप बांट सकते हैं। तत्व तत्व की योगात्मक अभिक्रिया, तत्व यौगिक की योगात्मक अभिक्रिया और यौगिक यौगिक की योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तीन तरीके से भी इसको आप पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो तत्व तत्व की योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक तत्व लिया कार्बन और दूसरा तत्व लिया ऑक्सीजन, कार्बन और दूसरा लिया ऑक्सीजन। ये भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, और दोनों की आपस में क्रिया कराई गई तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि इसमें संयोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। दो तत्व लिया गया यानी दो पदार्थ लिया गया और दोनों का आपस में संयोग हुआ, दोनों संयोजित होकर और एकल उत्पाद एक पदार्थ का निर्माण किए। तो इस तरीके से आप इस प्रकार की अभिक्रिया को पहचानेंगे कि तीर के पीछे जितने भी पदार्थ हो, ठीक है, तीर के आगे सिर्फ एक पदार्थ मिलना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ऐसी क्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। अभी मान लीजिए हम लोग एक तत्व और एक यौगिक की योगात्मक अभिक्रिया ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिया एक यौगिक,
क्या नाम होता है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसकी क्रिया किससे करा देते हैं? ऑक्सीजन से। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, समीकरण को चाहे तो बैलेंस कर ले सकते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 1 3 और इधर 2 है, इसको 2 से गुणा कर दें। ऑक्सीजन 2 2 4 2 4 कार्बन 2। सही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक यौगिक और एक तत्व दोनों आपस में मिलके और संयोजित हो गए और एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये जो समीकरण लिखा गया है वो एक यौगिक और एक तत्व की योगात्मक अभिक्रिया है। अगला उदाहरण हम लेंगे जिसमें यौगिक यौगिक की योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। आइए चेक करते हैं उसको भी। मान लीजिए कि यौगिक हम लोग ले लेते हैं पानी H2O और दूसरा यौगिक हम लोग ले लेते हैं CaO, इसको बोलते हैं चूना। ठीक है, इसका सूत्र है ये, चूने का सूत्र है। इसको जिंदा चूना भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसको सिर्फ सूत्र के रूप में ऐसे इससे प्रश्न आते हैं, जिंदा चूना या चूना का सूत्र बताइए। तो चूना का सूत्र पूछे या जिंदा चूना का सूत्र पूछे, आप CaO ही लिखेंगे उदाहरण के रूप में। ठीक है, अगला लेते हैं। अब इसकी क्रिया कराते हैं। जब इन दोनों की क्रिया आपस में कराते हैं तो बनता है CaOH का ट्वाइस। क्या बनता है? CaOH का ट्वाइस। और इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको? बुझा चूना। बुझा चूना, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से दो यौगिक मिलके और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आपने जो भी उदाहरण यहाँ पे देखा है, ये सारे उदाहरण संयोजन अभिक्रिया के हैं, जिसमें क्या लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, ये जो तीर के पीछे वाले हैं, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी क्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या कह सकते हैं कंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आई होप आपको संयोजन अभिक्रिया, इसकी मीनिंग और इसे संबंधित उदाहरण समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इससे संबंधित एक चीज और जान लेते हैं जो आपकी बुक्स वगैरह में भी दिया है कि दीवार पर चूने की जो पुताई होती है तो उसमें इस बुझे हुए चूने का जो पानी में घोल होता है उसी की पुताई दीवार पे हम लोग करते हैं। दीवार पे चूने की CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करने के बाद जैसे जैसे ये चूना सूखता है 2 से 3 दिन बाद उस दीवार पे हल्की सी शाइनिंग आने लगती है, चमक आने लगती है। तो कभी कभी पूछ देता है कि चमक आती है, एक्चुअल में वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है उसको भी देख लेते हैं। ये जो CaOH ट्वाइस है, ठीक है, CaOH ट्वाइस ये दीवार पे लगा होता है और वायुमंडल में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअल में ये जो CaOH ट्वाइस है ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके बनाता है CaCO3 और साथ में H2O का निर्माण होता है। ठीक है, तो मुख्य चीज ये है कि ये बन जाता है जो CaOH ट्वाइस से बदल जाता है CaCO3 में, और इसके बनने की वजह से दीवार पर, ठीक है, दीवार पर क्या आ जाती है? चमक आ जाता है। ठीक है, दीवार जो है चमकने लगती है इसकी वजह से। और एक मजेदार बात, ये जो CO3 काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सूत्र के रूप में इसके भी प्रश्न आते हैं। जो संगमरमर होता है, संगमरमर, उसका भी सूत्र यही होता है। जो ब्लैक बोर्ड पे खड़िया यूज करते हैं हम लिखने के लिए, उस खड़िया का भी सूत्र यही होता है। और इसको एक नाम और देते हैं चूना पत्थर। तो ये तमाम यौगिक जो नाम इधर लिखे हुए हैं, इन सबका सूत्र जो है CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इससे संबंधित टॉपिक है, इसको भी आप याद रखेंगे। परीक्षा में पूछा जाए कि दीवार पर चूना लगाने के बाद चमकता है तो कौन सा यौगिक बनता है,
तो अब बताएंगे CaCO3। तो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट यौगिक है, क्योंकि कई सारे यहाँ पे नाम लिखे गए जिनका सूत्र के रूप में इसी को आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि जो अंडे वगैरह होते हैं उनके ऊपर का जो कवच खोल होता है वो भी CaCO3 यानी इसी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो आई होप आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। हम लोग अगली अभिक्रिया का प्रकार पढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अगला अभिक्रिया शुरू करें। नोट कर लीजिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगली अभिक्रिया का प्रकार पढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है संयोजन, जस्ट उसी का उल्टा है वियोजन। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें था कि अभिकारक जो था वो 2 या 2 से अधिक लेना था और उत्पाद एक था। यहाँ पे क्या है कि अभिकारक एक लेना और उत्पाद हमको 2 या 2 से अधिक दिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। कौन टूटेगा, तो जो क्रिया में भाग लेगा। क्रिया में भाग कौन लेता है, अभिकारक। तो अभिकारक का यहाँ पे अपघटन होगा या अभिकारक का यहाँ पे वियोजन होगा। और वियोजन, वियोजित कोई भी चीज वियोजित होता है, टूटता है, तो 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है। तो यही अभिक्रिया की मीनिंग है। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जब एकल अभिकारक, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जब एकल अभिकारक, अभिकारक कितना लेना है, सिर्फ एक लेना है। जब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वह रासायनिक अभिक्रिया जब एकल अभिकारक यानी एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, या यूं कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, ऐसी क्रिया को वियोजन या अपघटन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब जानने वाली बात है कि ये वियोजन किसकी वजह से होता है, ये अपघटन किसकी वजह से होता है। फिर इसके बाद हम लोग इसका उदाहरण और समीकरण देखेंगे। तो रासायनिक पदार्थों का जो वियोजन या अपघटन होता है उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 कारणों को जान सकते हैं या 3 कारण मान सकते हैं। कैसे? पहला जो रासायनिक पदार्थों के वियोजन या अपघटन का जो पहला कारण होता है वो होता है ऊष्मा। कि कोई रासायनिक पदार्थ है, उसको गर्म कर दें, ठीक है, उच्च ताप पर उसको गर्म कर दें, तो होता क्या है कि वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसे वियोजन या अपघटन को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टूटा किसकी वजह से है, ऊष्मा देने की वजह से टूटा है, तो उसको ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। इसी तरीके से यदि कोई पदार्थ है उसका सॉल्यूशन बनाकर और उसे विद्युत धारा प्रवाहित करा दें तो भी वो अपने अवयवी पदार्थों में टूट जाता है। ऐसी क्रिया को हम लोग विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कहेंगे, क्योंकि वो वियोजित किसकी वजह से हुआ है, तो विद्युत की वजह से हुआ है। और अगला एक मुख्य कारण हो सकता है सूर्य का प्रकाश। बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ कह सकते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में भी रखने पर धीरे धीरे वो अपने अवयवी पदार्थों या अपने से छोटे पदार्थों में अपघटित होते हैं या होने लगते हैं। तो उस प्रकार के अपघटन को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक अपघटन। तो आप देख सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों का वियोजन या अपघटन 3 तरीकों से हो सकता है। ऊष्मा की वजह से यानी गर्म करने से, विद्युत की वजह से यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने से, और तीसरा है प्रकाश की वजह से, अर्थात उस पर सूर्य का प्रकाश डालने से। तो आइए सबको हम लोग एक एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। पहले हम लोग लेते हैं ऊष्मीय अपघटन। इसमें क्रिया लेते हैं, अभी आपने
जो कैल्शियम कार्बोनेट पिछले वाले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आपने देखा था, ये आया था, इसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। इसको क्या दे देते हैं, उष्मा। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये CaO और CO2 यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक अभिकारक लिया था, ठीक है, और इसको जब गर्म किया गया तो ये अपने से छोटे भागों में टूट गया। या यूं कहा जाए कि एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया। किसकी वजह से टूटा है, उष्मा की वजह से। तो ऐसी क्रिया को हम लोग, या ऐसे अपघटन या वियोजन के विक्रिया को हम लोग उसमें अपघटन कहेंगे। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, और इसको भी हमें दे देना है उष्मा, गर्म कर देना है। डेल्टा का सिंबल बनाते हैं गर्म करने की अभिक्रिया में, T के ऊपर लिख देते हैं। तो जब इसको हमने गर्म किया तो ये किसमें टूटा, PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस। चाहे तो इस समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। ये समीकरण ऊपर वाला पहले से बैलेंस लग रहा है, इसको चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक, बैलेंस हो जाएगा। तो ये काफी फेमस अभिक्रिया है। पूछता है परीक्षा में कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से भूरे रंग का धुआं क्यों निकलता है। तो आप देखिए इस समीकरण को पता चल जाएगा। ये लेड नाइट्रेट है, जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस निकलती है, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का जो रंग होता है भूरा। इसी वजह से जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से भूरे रंग की जो है गैस निकलती है, इसी गैस की वजह से। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसको या अपघटित कैसे हो, देखिए एक पदार्थ था 3 पदार्थों में टूट गया, छोटे छोटे पदार्थों में। तो ये अपघटित किसकी वजह से हुआ है, उष्मा की वजह से। तो ये भी उष्मा, उसमें अपघटन या उसमें वियोजन का उदाहरण हो सकता है। अगला हम लोग लेते हैं, जैसे H2O है पानी, ठीक है। पानी को क्या करते हैं कि पानी में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह मिला देते हैं, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ बूंदे मिला देते हैं ताकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसान हो जाए। और उसके बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन पे होता है नॉर्मली प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हम लोगों को एक सेल की तरह एक इकाई बनानी पड़ती है, उसमें कैथोड और एनोड लगाना पड़ता है। कैथोड पे होता है माइनस चार्ज, एनोड पे होता है प्लस चार्ज। तो जब पानी को विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला के और उसमें एनोड और कैथोड ऐसे लगाएंगे और जब विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करेंगे तो चूंकि हाइड्रोजन पे है प्लस चार्ज, तो हाइड्रोजन किधर भागेगा, हाइड्रोजन भागेगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे होता है माइनस। तो कैथोड पे हमको कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। और चूंकि ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज और एनोड जो होता है, एनोड पे होता है प्लस चार्ज, तो एनोड पे हमको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पानी को जब हम लोग विद्युत धारा पानी में प्रवाहित कराएंगे तो ये पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है और इसका हो जाता है वियोजन यानी अपघटन। और ये वियोजन या अपघटन किसकी वजह से हुआ है, तो विद्युत की वजह से हुआ है। इसीलिए इस अपघटन को हम कहेंगे विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और अगला हम लोग लेते हैं प्रकाशिक अपघटन। उसमें एक क्रिया हम लोग लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हैं, AgCl। और इस पे हम इसको कहाँ पे रख देंगे, सूर्य के प्रकाश, ठीक। इसको धूप में जैसे ही रखेंगे AgCl को, तो ये सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, ठीक है। इसमें टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में, ठीक है। इसको बैलेंस कर सकते हैं। आप देखिए कि सिल्वर क्लोराइड हमने लिया और जैसे इसको धूप में रखा गया तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया।
तो आप इसको देख सकते हैं कि ये अपघटित हुआ, वियोजित हुआ किसकी वजह से, तो प्रकाश की वजह से। तो इसका वियोजन जो है वो कहलाएगा प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशिक वियोजन। सेम ऐसी क्रिया सिल्वर ब्रोमाइड की भी होगी, सिल्वर ब्रोमाइड की भी क्रिया सेम ऐसे ही होगी, AgBr, और इसको भी सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये भी बदल जाएगा किसमें, Ag+Br2 में। और ये भी काफी फेमस क्रिया है, परीक्षा में पूछता है, इससे संबंधित एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में, कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जिसको हम कहते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आजकल का डिजिटल जमाना है तो आजकल कलर्ड फोटो मिल जाता था, लेकिन पहले के समय में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यदि तत्काल में चाहिए था तो केवल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही मिल पाता था, ठीक है ना, जिसमें कोई कलर नहीं रहता था। तो उसको हिंदी में श्याम श्वेत फोटोग्राफी बोलते हैं। उसको डेवलप करने के लिए, उस फोटो को बनाने के लिए केमिकल का यूज होता था, और ये केमिकल या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दोनों में से कोई यूज हो सकता है। तो परीक्षा में यूं कहे कि समीकरण का यूज होता है, तो परीक्षा में पूछता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस पदार्थ का या किस अभिक्रिया का प्रयोग होता है। तो अभिक्रिया पूछे तो भी ये बताएंगे, और पदार्थ पूछे तो इन दोनों पदार्थों में एक को बता सकते हैं। तो आई होप आपको वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले प्रकारों के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।